Hi friends, my name is Gaurav and I'm back with another video. So today again we have Ritvik here, and today we are going to ask about the admission process for MPhil. Like back in India, a lot of students when they complete their BTech or MTech, so अगर उन्हें कोई रिसर्च डिग्री 1 या 1.5 साल की चाहिए तो बिफोर स्टार्टिंग देयर PhD, तो उनके लिए एमफिल का क्या प्रोसेस है और व्हाट आर द प्रिपरेशन दे नीड टू डू, उसके लिए क्या इंटरव्यू की ज़रूरत है एंड व्हाट आर द ट्यूशन फीस, और यहाँ पे आने के बाद एमफिल हाउ इट स्टार्ट. So all those questions we'll be asking with Ritvik. So hi Ritvik, welcome. How are you? Thank you so much. Not too bad, not too bad. Yeah, it's going good. Okay, nice. So as Ritvik is also doing his MPhil and he's about to submit his final thesis this year. So Ritvik, tell us about yourself and your degree of MPhil and then whole process of MPhil, how it started. तो ये हुआ कि मैं इंडिया से हूँ, तो आई एम फ्रॉम विजयवाड़ा, born in विजयवाड़ा, lived in Bangalore most my life, completed high school CBSE curriculum 12th grade. उसके बाद JEE लिखा, IIT नहीं मिला, advance also I wrote actually. तो जो भी CET कॉमेट के स्टेट बोर्ड का एडमिशन एग्जाम से, स्टेट एडमिशंस टू कर्नाटका, I wrote that because that's my domicile, home state, address, permanent address. And then I got into many colleges. I went to 1 year in RVC college in Bangalore with aerospace. I hated it. I left and then I used my board exam marks and TOEFL to do undergrad. I believe this is covered in another video, so please go watch that. Please do watch that video. Undergrad की सारी preparation के regarding हमने separate video बना रखी है. This is especially for MPhil 1. Okay. तो उसके बाद क्या हुआ? 4 साल मैं MH किया, तो मास्टर इन इंजीनियरिंग. तीसरा साल जो क्या हुआ कि मेरे सुपरवाइजर मिल गया, who left. I got a first supervisor. I picked my own supervisor for my own project because I made my own project based on the Formula Student Club and activity I was part of. And तो क्या हुआ कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ दे, so he left. उसके बाद डायरेक्टर ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD ने ये दूसरा वाला सुपरवाइजर दे दिया, whose speciality was vibrations, acoustic analysis and dynamics, और MATLAB और जो भी है बहुत स्किल्स था उनके पास. मेरे प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही था. तो उनके साथ मेरा एक आइडिया बना मेरे 4 साल, लाइक मेरा नेक्स्ट मास्टर्स का ईयर में, कि आई नीड टू नेचुरल मटेरियल्स के साथ कुछ स्ट्रक्चर बनाना है लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स का, क्योंकि हमको पता था, लाइक अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च पता था कि दी नॉन लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स के पास नेचुरल कंपोजिट्स है ऑलरेडी, लाइक बॉडी पैनल्स में फॉर एग्जांपल गाड़ियों में, तो you can refer to for example flax skin being used in BMW. ये सभी देखने के बाद पहला हुआ मार्केट रिसर्च. फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन, यू नीड टू डू दिस बिफोर यू इवन गो टू योर सुपरवाइजर. तो बिकॉज जो आप रिसर्च प्रपोजल अपने सुपरवाइजर के पास लेके जा रहे हैं, अगर वो इजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं, उसके जो मटेरियल्स आप यूज करने वाले हैं, तो फिर वो फीजिबल नहीं होगी आपकी रिसर्च. हाँ जी, बिल्कुल. और ये बराबर हुआ, लाइक ये रिसर्च मटेरियल्स का भी, लाइक मटेरियल्स के साथ जो कुछ भी सिमुलेशन मेथोडोलॉजीज और नॉवेल बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं, 3D प्रिंटिंग और का स्कैफोल्डिंग है, बहुत कुछ कॉम्बिनेशन है सेल्फ प्रपोज्ड आइडिया में. मेरा वही था. दूसरा हुआ ऑप्शंस की, जो भी यूके का रिसर्च काउंसिल्स है, EPSRC और CDRI या UKRI, इनोवेट यूके क्या होता है कि यूनिवर्सिटी और दो तीन यूनिवर्सिटी और कंपनी मिलजुल कर सारे के सारे पैसे एक ही पॉट में डालकर, लाइक एक ही प्रोजेक्ट करते हैं. यू रिपोर्ट टू मेनी पीपल. तो वो हुआ इंडस्ट्री काइंड ऑफ इंडस्ट्री स्पॉन्सरशिप है. फील्ड्स बहुत है STEM में, सो इट्स ranging from biomedical, biotechnology and or to aerospace engineering to civil engineering, etc. and so on and so forth. तो ये दोनों के दोनों टाइप्स हैं. मेरा लाइक आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय ओन प्रोजेक्ट, और मैं वो वेबसाइट्स सभी कुछ, फॉर एग्जांपल UKRI के वेबसाइट में देखा कि क्या मेरा प्रोजेक्ट का फंडिंग है ऑलरेडी. वो नहीं था, तो इट्स वेरी नॉवल. तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है, तो इसलिए आई थॉट कि PhD से बेहतर MPhil करे, पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिले, और मिलने के बाद PhD का फंडिंग आसान हो जाएगा मिलने के लिए. ओके, मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप काम करना चाह रहे हो, व्हिच यू थिंक इज वेरी नोवेल,
बट उस पर फंडिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है. एग्जैक्टली. तो बिफोर स्टार्टिंग योर पीएचडी ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक, आप अगर उस पर एमफिल करके एक स्टैब्लिश कुछ रिसर्च डेटा स्टैब्लिश कर सकते हैं. जी हाँ. सो दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू सिक्योर योर फंड्स फॉर योर पीएचडी. हाँ जी. ओके, दैट्स लवली. तो क्योंकि लोगों को क्या चाहिए कि क्या ये काम करेगा कि नहीं है, का एक्सपेरिमेंट के तक लाने के लिए बैकग्राउंड मटेरियल कैरेक्टराइजेशन या जो कुछ भी बैकग्राउंड वाला थियोरेटिकल वाला काम है और जर्नल का पूरा लिटरेचर रिव्यू करना है, तो वो सभी ऑलरेडी यू शुड हैव डन बिफोर यू ब्रिंग इट टू योर सुपरवाइजर. तो ये पहला हुआ काम. दूसरा हुआ बिकॉज इन केस अगर सुपरवाइजर ये क्वेश्चंस पुट अक्रॉस करता है कि आप जो रिसर्च प्रपोज कर रहे हो उसकी फिजिबिलिटी क्या है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, तो you should be well prepared for एकदम all सही those है, things. एकदम सही है. Exactly. Because अगर आप सुपरवाइजर कन्विंस नहीं कर पाओगे कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो फिर they'll dismiss you, like they'll think you're full of shit, so there's no point. हाँ, तो ये हुआ. बेसिकली बैकग्राउंड बहुत सही होना है. देन दूसरा हुआ कि मैं जब सारा अप्रूवल्स हुआ, लाइक आई कंप्लीटेड माय एमएन, मार्क्स मिला, मार्क्स शुड बी इन हैंड. प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट्स कैन बी इन हैंड, बट यू लाइक जो भी डिग्री का सर्टिफिकेट है तो वो हाथ में होना चाहिए. मतलब अगर आप इंडिया से अंडर ग्रेड्स या एमटेक करके आ रहे हैं तो आपके पास डिग्री, आपके पास रिजल्ट्स होना चाहिए. एमटेक, एमएस, एमए, तो देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस एमफिल. ओके. या आइडियली इट्स द आइडियली प्रोसेस बहुत इजी होता है उसके बाद. तो या और अगर प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स मिलेगा कॉलेज से, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो वो भी सही है. बट ज्यादातर लोगों को इनका प्रेफरेंस है जिसकी कैंडिडेट अगर कैंडिडेट बराबर है और ऑलरेडी उनके साथ मैथ्स और बैकग्राउंड है, उनको पिक करेंगे मोर ऑफन देन नॉट. तो इसलिए मैं भी बोला रेंज होना है. थर्ड थिंग इज मेरे लिए अंडरग्रेड आई डिडंट नीड टू डू एन इंटरव्यू. तो वो लाइक बस मार्क्स देखने के बाद वो बोले कि भाई आ जाओ. एमफिल में मेरे पास सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है, अप्रूव कर दिया. सुपरवाइजर के साथ एक इंटरव्यू था. उसके बाद सुपरवाइजर के जो भी वो नॉमिनेट करते हैं उनके पास उनके साथ इंटरव्यू था. उसके बाद पूरा पैनल का इंटरव्यू है. दिस इज अ फुल पीएचडी प्रोसेस. और जनरली ये एक्सपेक्ट करना है फ्रॉम ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज. मेरे केस में जो हुआ कि बस 2 इंटरव्यू थे. एक इनफॉर्मल था, वो सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन चल रहा था एनीवेज, और वो मुझे जानते थे, सो आई डिडंट रियली डू एन इंटरव्यू. सुपरवाइजर के कलीग्स के साथ एक इंटरव्यू था, एंड इट शुड बी समवन हु इजंट योर सेकंड बैकअप सुपरवाइजर. तो मैनचेस्टर क्या करता है कि वो लोग बैकअप सुपरवाइजर को नॉमिनेट करते हैं डिग्री के लिए. And क्योंकि just for backup, in case supervisor leaves, you have this person. Backup supervisor cannot be the official interviewer to an approval. So interview panel. Yeah, exactly. Yeah, तो interview panel. So you need an unbiased third party. तो third party मिलने के बाद वो सब कुछ हो गया. उसके बाद PGR वो supervisor को एक बहुत फॉर्म भरना है कि हाँ ये कैंडिडेट ये है, इसका रिसर्च प्रपोजल ये है. क्योंकि यही जो सुपरवाइजर भर देते हैं फॉर्म में, वो आपके ऑफर लेटर में जाता है, उसके बाद वो ATAS में भी जाता है. तो यू नीड ATAS फॉर सम MPhil मोर ऑफन देन नॉट. सो यहाँ पे you need to explain what is ATAS. What does it Good. So ATAS is in English translates to Academic Technology Approval Scheme. So क्या होता है कि ATAS का सर्टिफिकेट इज अ गवर्नमेंट का बैकअप कॉपी है कि हाँ ये बंदी जो भी है इस कंट्री में आ रहा है ये सब पढ़ने के लिए और करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए इकोनॉमी. बेसिकली ATS इंश्योर ये करता है कि जो भी आप रिसर्च करने आ रहे हैं यूके में, वो कहीं ना कहीं से भी किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से इन्वॉल्व नहीं है, कि आप ऐसे कोई भी रिसर्च नहीं करने वाले हैं जो किसी ना किसी तरह से किसी को हार्म कर सकती है. और ये अप्रूवल आपको फिर गवर्नमेंट देती है कि आप रिसर्च कर सकते हो. एंड दिस गोज विद PhD ऑल्सो. एमफिल के साथ साथ अगर आप PhD कर रहे हो, तो अगर आपकी रिसर्च कहीं ना कहीं अगर मेजरली कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व, ऐसी कोई चीज़ इन्वॉल्व है, तो यू विल हैव टू टेक दिस अप्रूवल. और ये ATS इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर वीजा. रिमेंबर, अगर आपके पास ATS नहीं है, बिकॉज इट्स अ कंडीशन ऑन योर ऑफर लेटर, to get your visa you need the ATS certificate, isn't it? हाँ जी. तो in the lead up to the preparation, जो भी इंटरव्यूज चल रहा था सुपरवाइजर के साथ, तब आप जो भी करना है, यू हैव टू प्लान इट आउट. एक्चुअली कीप अ बिग बफर. तो क्योंकि ATAS और वीजा
कुल मिलाकर 2 महीना लगेगा ही तो लाने Yeah. के लिए आराम एटलीस्ट से। आराम से. तो प्लीज प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली. और अकोमोडेशन भी देखना है तो विच विल बी अनदर सेपरेट वीडियो. प्लीज वॉच दैट एज वेल. इजिप्शियंस, सऊदी, चाइनीज पीपल और चाइनीज के लोग, चाइनीज के पास जो भी है वो ज़्यादातर उनके पास ऑलरेडी मास्टर्स है. और उनका मास्टर्स का 2 या 3 साल होता है. और वो लोग ऑलरेडी पेपर बनाकर आ जाते हैं. तो फंडिंग उनको जल्दी मिल जाती है. फंडिंग उनको जल्दी मिल जाती है और वो प्रायोरिटी के हिसाब से हायर होते हैं एक्चुअली. लोकल स्टूडेंट्स का अलग ही सीन है क्योंकि यू डोंट इवन नीड टू हैव अ पेपर आई थिंक टू गेट अ फंडिंग. तो उनका अलग सीन है क्योंकि कोटास अलग है ऑब्वियसली. डिफरेंट कंट्रीज से कोटास वैरी करते हैं. हाँ. तो मैनचेस्टर में एटलीस्ट इन मैनचेस्टर बट और कुछ और दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा है कि इन द जनरल पूल ऑफ स्कॉलरशिप्स की यू हैव प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, डीन स्कॉलरशिप एंड देन यू हैव अ डिपार्टमेंटल लेवल स्कॉलरशिप. और उसके बाद यू हैव अ शेवनिंग स्कॉलरशिप्स विच इज सेपरेट फ्रॉम डिफरेंट फंडिंग बॉडीज. एंड यू हैव और रिसर्च काउंसिल्स का स्कॉलरशिप है विच वी ऑलरेडी डिस्कस. तो अगर रिसर्च काउंसिल्स का है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगा. इट्स मोर द एप्लीकेशन. बट नाउ वी आर फोकसिंग डाउन टू दिस इफ यू नीड द स्कॉलरशिप. Okay. And what about the tuition fees? How much? हाँ, तो tuition If in fees- case I किसी student को scholarship नहीं मिल पाती है, तो how much he should be mentally prepared कि I have to pay this much of tuition fees? Quite a lot. So अगर ट्यूशन फीस नहीं मिला तो डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ योर प्रोजेक्ट. ज़्यादातर ग्रेडिंग हाई होता है. ग्रेडिंग का जो भी लेवल है वो ऊपर होता है व्हेन यू हैव ए जब क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंटल का काम होता है इनफैक्ट. तो अगर ज़्यादातर इक्विपमेंट या जो कुछ भी यूज़ करना है तो और फंडिंग ज़्यादा है तो परसेंटेज ऑफ योर ट्यूशन फीस विल गो टूवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल बजट ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो मेरा हाईएस्ट ग्रेड था तो आई हैड टू पे 29,000 pounds. बट इन रियलिटी आई ऑल्सो गॉट अ लॉयल्टी स्कॉलरशिप. तो एक और स्कॉलरशिप है. अगर अंडरग्रेड किया था यूके में और same university में और you continue, you get a loyalty money. Depends on the university, but this varies from university to university. लॉयल्टी मिलने के बाद मेरा हुआ 27 और एकदम 4 या 5,000 pounds बजट में चला गया. तो एक्चुअली इट इज 24, 23. Around 20%. So same what it was a 1,000 2,000 pounds increase on what I was paying. मेरा जब क्योंकि मैं 2017 में आया था तब फीस 21,000 pounds था. Okay, that's nice. Okay, yeah, so that was very insightful again. और जो भी students MPhil के लिए apply करना चाह रहे हैं UK की किसी भी universities में तो they can watch this video and they can learn. Or if you find this content very informative then please like and subscribe to this channel so that we can bring some more